अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। इज़राइल और अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत किए हुए आज 15 दिन गुजर चुके हैं और दोनों जानिब से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला भी जारी है। ईरान के ऊपर अमेरिका और इज़राइल की जानिब से अब तक तकरीबन हज़ारों हमलों में 40,000 से ज़ायद उनकी इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जिनमें स्कूल, हस्पताल, एम्बुलेंस, इस किस्म के बहुत सारे अहम जो अदारे हैं उनको निशाना बनाया गया। जबकि ईरान की जानिब से जो जवाबी हमले किए गए वो इसराइल के साथ साथ वो खलीजी ममालिक में वो उन अड्डों पर किए गए जो अमेरिका के उसमें थे, कंट्रोल में थे। और उन अड्डों पर हमलों की वजह से खलीजी ममालिक के अंदर एक भगदड़ की सूरत हाल है, एक परेशानी है। उनकी इकॉनमी, उनका पूरा निज़ाम वो दरम बरम होकर रह गया। ना वहाँ पर हवाई सर्विस चल रही है और ना ही समुद्री रास्ते खुले हुए हैं। आबने हरमज़ उसकी बंदिश से तेल की जो तजारत रुकी है उसकी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर उसके असरात नज़र आ रहे हैं। अब ये जंग मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तवक्को की जा रही थी कि कुछ ममालिक उसके अंदर अपना किरदार अदा करेंगे, बैकडोर डिप्लोमेसी चलेगी, दोनों जानब से जंग के अंदर कोई ठहराव आएगा। लेकिन हर गुज़रता दिन उस जंग के अंदर तेज़ी की नवीद लेके आ रहा है। ठहराव की बजाय हमलों का सिलसिला मज़ीद बढ़ता जा रहा है। जिस तरह के कल ईरान के जज़ीरा खार्क पर जो हमला किया गया उसकी अपनी एक बड़ी अहमियत है, क्योंकि वो तेल का उनका सबसे बड़ा ज़ख़ीरा और उसके साथ साथ आबने हरमज़ से मुंसलिक वो एक जज़ीरा था जिस पे हमला करके ईरान को एक इक़्तिसादी तौर पर बड़ा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ पूरी दुनिया की मईशत और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं जनाब ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब। उनके साथ साथ बैनुल-अक़वामी अमूर पर महारत रखते हैं साबिक़ जॉइंट डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस के नवीद अलाही साहब, और बैनुल-अक़वामी अमूर पर महारत रखते हैं जनाब डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे मिर्ज़ा हमज़ा, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर बैरहमान तंगी भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम इस सिलसिले में बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, ये जंग तो फैलती चली जा रही है, इसके हवाले से ये तवक्को की जा रही थी कि कुछ ममालिक अपना किरदार अदा करेंगे, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चलेगी और जंग के अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमी आएगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस जंग में कमी की बजाय मुसलसल इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है और अमेरिका की जानिब से या इज़राइल की जानिब से हमलों का सिलसिला बिल्कुल नहीं रोका जा रहा। क्या वजह, आप क्या समझते हैं, ये जंग किस तरफ जा रही है? क्या ये तीसरी आलमी जंग बनने तो नहीं जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी तो तीसरी आलमी जंग के तो इस तरह के कोई आसार नहीं है, क्योंकि चीन और रूस जो है बेशक वो बैकग्राउंड में ईरान की मदद कर रहे हो टेक्निकली टेक्नोलॉजिकली, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये दुनिया जो है वर्ल्ड वॉर 3 में मुलव्वस हो जाए और एक पूरी ग्लोबल हालात जो है इकोनॉमी के, मईशत के, ओवरऑल जो है वो सिक्योरिटी हालात खराब हो जाए कि सुपर पावर जो है वो आपस में मुकाबले में आ जाए। वो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे। उनकी कोशिश है, जिस तरह चीन बड़ी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये जंग, ये मामला डीएस्केलेट करे और जल्द से जल्द, ताकि इसको रैप अप किया जाए। क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कि अगर तेल की कीमतें $200 तक चली जाती हैं अगले 8-10 दिनों में और ये जंग रुकती नहीं है और बल्कि इसमें जो इंटेंसिटी वो और बढ़ती है, तो फिर एक ग्लोबल रिसेशन आएगा जिससे कोई मुल्क नहीं बच सकेगा, इंक्लूडिंग द सुपर पावर्स। एक तो ये बात। दूसरा, अमेरिका चाहता है, उसकी इंडिकेशन आ रहे बार बार ट्रंप के, क्योंकि उसने एक अंडर एस्टिमेट किया अपनी कोर एडवाइजरी टीम के कहने पे, मिस कैलकुलेट किया कि गालिबन हम वो रिजीम चेंज करेंगे तो शायद, या उनकी टॉप लीडरशिप को खत्म करेंगे, ईरानियन को, लीडरशिप को, तो शायद एकदम ईरान कोलैप्स कर जाएगा, तो रिजीम चेंज भी हो जाएगा और वहां पे एक और गवर्नमेंट इंस्टॉल होने के चांसेस बेहतर होंगे। लेकिन आप देखें कि वो मामला जो है नहीं हुए। उन्होंने कोशिश की कि कुर्द बागियों को वहां पे मर्सनरीज को भेजा जाए, लेकिन वो ऑप्शन भी फेल हो गया। अब उनके लिए खौफनाक सूरत हाल ये है कि उनके जो बेसेस हैं, उनकी अपने बेसेस मिडल ईस्ट में,
वो कभी सोच सकते थे कि एक मुसलमान मुल्क जो है वो उनके बेसिस को टारगेट करेगा प्रिसीजन स्ट्राइक, अपने स्ट्राइक से, अपने मिसाइल्स के साथ, और वो हो रहा है। और ना सिर्फ उनके मिलिट्री बेसिस, उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनके जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, बैंकिंग इंटरेस्ट है, वो ईरान ने टारगेट किया है। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी सूरत हाल है कि ईरान ने भी एक हिस्ट्री, तारीख रकम कर दी है। वो काम जो कि तमाम गल्फ ममालिक को, मुसलमान ममालिक को मिलके इसराइल के खिलाफ करना चाहिए था, गजा के जब नस्ल कशी शुरू हुई थी, ताकि उसको वहीं पे रोका जाता। लेकिन क्योंकि मुसलमान ममालिक ने वो नहीं किया, इसलिए उनको शय मिल गई कि वो ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर मिडिल ईस्ट और ये तमाम खेल जो है वो खेल सकें। और उनका प्लान ये था कि जो आखिरी हर्डल है, आखिरी जो मज़ाहमत का मुल्क है, वो ईरानी है, इसको खत्म किया जाए। तो मैं समझता हूँ अभी तक तो वो फेल हो गए। देखें, ईरान अभी तक 56 वेव ऑफ मिसाइल स्ट्राइक्स जो है वो कर चुका है। इसराइल की वो हालत की गई है जो कि कभी वो उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। सही वो है। तो आए थे कारपेट बॉम्बिंग करके ईरान को खत्म करने के लिए, खुद वो गजा बन गए, टेल अवीव गजा बन गए। यकीन जानिए, मैं ऐसे नहीं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उनकी वीडियोस हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जिसमें कि वाकई ये गजा है, ये टेल अवीव नहीं है। और जिस तरह वहां पे एक मास लोगों का जो इनखला हो रहा है, लोग निकल रहे हैं इसराइलीज, और जिस तरह उनका रोना धोना वहां पे, एक तबाही वहां पे आई हुई है, तो ये तो मैं तो यही कहूंगा, ये अल्लाह की शान है। और ये मैंने पहले भी कहा था कि गजा के वो जो शहीद मर्द, बच्चे, औरतें जो हैं, ये जो उन पे अजाब आया इसराइल के ऊपर वाया ईरान, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, जो कि हम देख रहे हैं। और ये सबक है तमाम ममालिक को जो समझते हैं कि हम नस्ल कशी, ताकत के जोर से जो है अपना काम जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। मैं तो समझ रहा हूँ कि ये ट्रम्प जो है फंस गया बड़ी बुरी तरह। उनकी कोशिश है कि कोई फेस सेविंग मिले, वो फेस सेविंग मिले, और वो कहें हाँ जी, हमने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए। वो 2-3 दफा ये इंडिकेशन दे चुके हैं, ताकि वो ये बात करके हाँ जी। निकले इस जंग से और हाँ। सीज फायर की बात करें। हाँ। उन्होंने सीज फायर की बात की है, ईरान ने रिजेक्ट की है। और बल्कि ईरान तो डिक्टेट कर रहा है, वो कह रहा है कि आप अपने जो बेसिस हैं इनको खत्म करें मिडिल ईस्ट में। वो गल्फ ममालिक को ईरान कह रहा है कि आप इन बेसिस को, अमरीकियों को निकालें यहाँ से, कि ये इलीगल है कि आपकी सरजमीन पे हमले, हमारे पर हमले हो रहे हैं, जो कि इलीगल है, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, और हम जस्टिफाइड है, ये ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू है इन हिटिंग दोज बेसिस। तो देखते ना, गल्फ ममालिक की इकोनॉमी तबाह हो गई है बुरी बिल्कुल तरह। ठीक है दुबई डॉक्टर। के लोग समझते थे, जो पाकिस्तान से अरबों खरबों गए लोग लेके गए कि जनाब बस दुबई सेफ हेवन है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है। आज यकीनन वो लोग पछता रहे होंगे कि हमने अपना मुल्क में इन्वेस्ट नहीं किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जो भी कहें, पाकिस्तान एक सेफ हेवन है। दुआ करते हैं कि ये लोग राह रास्ते आए, अपना पैसा लेके वापस आए, पाकिस्तान की इकोनॉमी अपना पैसा अल्लाह इन्वेस्ट करे। करे जी, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की इकॉनमी को भी सपोर्ट मिले। नवीद अलाई साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो अड्डे हैं ये वबाल जान बन चुके हैं तमाम खलीजी ममालिक के लिए, और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर जो अपने अड्डे फैला रखे हैं उसकी वजह से पूरी दुनिया का अमन इस वक्त तबाह होकर रह गया है। तो क्या ख्याल है, अगर इन अड्डों से खलीजी ममालिक होश के नाखुन ले सकते हैं? क्या वो अमेरिका को कह सकते हैं कि अपने अड्डे वापस लेके जाएं, क्योंकि ये हमारी हिफाजत की बजाय उल्टा हमारे लिए वो बाले जान बन चुके हैं? ये ये आप देखेंगे, ये जो जंग है बड़े क्रिटिकल एक जंक्शन पे पहुंच गई है। और हमारे लिए सबसे तशवीश की बात यही है कि मुस्लिम मुस्लिम ममालिक जो हैं ये आपस में बाहम दस्तोगरीबाना हो जाएं, क्योंकि बेसिस जो हैं यहाँ मौजूद हैं गल्फ कंट्रीज में, और वहाँ से हमले भी किए गए हैं ईरान पे। अभी जो रिसेंट हमला था उनके जो ऑयल इंस्टॉलेशन पे, वो भी कहा जा रहा है कि एक गल्फ कंट्री से ही किया गया। तो जाहिर है कि फिर तेहरान जवाबन जो अपने रॉकेट और मिसाइल उधर दाग रहा है, ये कह के कि अमेरिकन बेस पे है। तो अगर ये किसी मौके पे जो जल्द आ सकता है, अगर जवाब भी देना शुरू हो जाए डायरेक्टली तेहरान को और तेहरान उनको, तो ये जंग जो है मुस्लिम ममालिक की जंग बन जाएगी। जी। तो पाकिस्तान भी इसमें जो सबसे अहम रोल अदा कर रहा है ब्रिज का, बार बार प्राइम मिनिस्टर भी बाकी भी जा रहे हैं कि आपस में आप दस्तों गरिबान ना हो।
मेरा ख्याल है कि उन्होंने, ईरान ने कम से कम गल्फ कंट्रीज के लिए कॉस्ट बहुत बढ़ा दी है कि बेसिस बनाने का, अमेरिकन बेसिस बनाने का मतलब ये नहीं है कि बस आप आराम से बैठेंगे, वो दो रॉकेट भी दाग देंगे और नुकसान भी करेंगे तो कुछ नहीं कहा जाएगा। हम्म। ऐसा नहीं होगा। जाहिर है कि इस स्ट्रेटजी को अमेरिका को भी रिव्यू करना पड़ेगा और गल्फ कंट्रीज को भी रिव्यू करना पड़ेगा। सही है। लेकिन अब जो जंग जिस नहज पे जा रही है, आप देखें कि कई रोज से नेतन्याहू लापता है। ये बड़ी उनके ये बड़ी तीन चार इंपॉर्टेंट मेन है। लोग और लापता इस हैं। पे ना वो मीडिया पे आए हैं हाँ। और ना उनका एक एआई जनरेटेड हाँ। एक मैसेज आया है जिसने फर्दर इसको जो है वो तशवीश या समझे कि शक को बढ़ा दिया है कि शायद या तो मारे जा चुका है, या वो जख्मी है, हम्म। या वो जगह छोड़ के कहीं और चले गए हैं। क्योंकि अच्छा। पहले तो ये भी था कि वो जहाज के अंदर अपनी मूवमेंट कर रहा था बचने के हाँ। लिए। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम लीडर ईरान के जो उन्होंने शहीद किया उसका शायद उन्होंने जवाब उसको दे दिया है। और दूसरी बात यह है कि अब ट्रंप पहले कह रहे थे कि हमने अपने अहदाफ पूरे कर लिए, हम्म। अब वो कह रहे हैं कि हम डील नहीं करना चाहते। तो मेरा हम्म। ख्याल है कि अब ईगो के मसाइल ज्यादा सामने आ गए हैं। अच्छा। एग्जिट स्ट्रेटजी मौजूद नहीं थी, हाँ। तो अब ईगो के मसाइल आ गए हैं, तो उसी पे जंग जो है आगे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक है। बैरमन तंगी साहब, ये आपने कल परसों हमारे शो में आपने बात की थी, जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब जिन्होंने सऊदीया का दौरा किया, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस जंग को खलीजी ममालिक के अंदर फैलने से रोकने के लिए। अच्छा, अब उस पर बाकायदा ख़बरें भी आना शुरू हो गई हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर कोशिश करेंगे कि मुस्लिम ममालिक के मबैन तसादम ना हो। क्या समझते हैं, इसमें कामयाब हो पाएंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब? क्या यूएई सऊदी अरब या पाकिस्तान की बात मानेगा? क्योंकि कल भी जो हमला हुआ खाग जजीरे के ऊपर, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि जो मिसाइल दागे गए वो यूएई के बेसिस से दागे गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक मेरे दो भाइयों ने बहुत ज़्यादा तजुर्बा भी रखते हैं और बहुत गहरी नज़र है इस जंग पे। लेकिन मैं दोनों भाइयों से तकरीबन 90 प्लस इख्तिलाफ रखता हूँ। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान के का रोल है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, और सऊदी अरब का, तो मैंने तीन कंट्रीज का नाम और भी लिया है कि रशिया, हम्म। चाइना और जी जी, 5 तुर्किया। कंट्रीज का आपने कहा था। मैंने आपको ये कहा, मैंने कहा कि ये पांच कंट्रीज एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने जा रहे हैं, लेकिन इन पांच कंट्रीज में पाकिस्तान का जो रोल है, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त पूरी दुनिया, न सिर्फ ये पांच कंट्रीज, चाइना इस ये देखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया इन दो शख्सियात की तरफ देखते हैं कि इनका एक बहुत अच्छा रोल है। हम्म। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं एक और सवाल की तरफ आता हूं कि देखिए, मेरे भाई ने कहा था कि मतलब कि इसराइल का भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया और अमेरिका के भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैंने परसों भी टॉक शो में कहा था कि हौसला और कैपेबिलिटी दो अलग चीजें हैं। हम्म। ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो ईरान है उसमें हौसला है, लेकिन जो कैपेबिलिटी है वो ईरान भी महसूस करते हैं और पूरी दुनिया महसूस करते हैं, वो कैपेबिलिटी है अमेरिका की। हम्म। ट्रम्प समझते हैं कि यूएस के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो जंग को अगर तूल दे दे तो फिर कौन जीतेगा? हम्म। फिर ईरान नहीं जीतेगा, फिर जीतेगा जंग यूएस, यानी ट्रम्प जीतेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज तक, जो मैं आपको बता रहा हूं, आज तक अमेरिका ने वो हमले नहीं किए हैं कि वो ईरान में सब कुछ खत्म करे। हम्म। इसलिए कि यूएस, ट्रम्प तो किसी के साथ तो बैठना पड़ेगा ना रिजीम चेंज के लिए। तो वो किसी ग्रुप के साथ, किसी पर्सनालिटी के साथ, वो अभी रिजीम चेंज के लिए सोचते हैं कि अगर ईरानी प्रेसिडेंट ने बैठ के टेबल टॉक्स के जरिए अगर वो आ गया तो फिर रिजीम चेंज के लिए उनके साथ बात करते हैं। हम्म। लेकिन जब अमेरिका को पता चल जाए कि ईरान का प्रेसिडेंट वो मेज पे नहीं आ रहे और वो मेरे साथ जंग करना चाहते, तो फिर अटैक्स होंगे। और उन अटैक्स में फिर अमेरिका की ये कोशिश नहीं होगी कि वो रिजीम चेंज कर ले, फिर वो कहेंगे कि मैं ईरान को खत्म कर लूं। तो मैं, अल्लाह ना करे कि हम उस तरफ जाएं। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है, उनका किरदार
एक मैं आपको बता दूं, एक दफा फिर मैं आपको बता दूं कि इस जंग में सबसे बड़ा किरदार पूरी दुनिया में इन दो शख्सियत का होगा। लेकिन अच्छा। अल्लाह न करे कि हम उस तरफ जाएं कि अमेरिका बिल्कुल आखिरी हद तक जाएं कि अभी ईरानी प्रेसिडेंट हमारे साथ नहीं बैठते हैं, टेबल टॉक्स पे नहीं आते हैं और डिप्लोमेटिक तरीके से हमारे साथ बात ही नहीं करते, तो फिर अमेरिका का जो अटैक होगा वो फिर रिजीम चेंज के लिए नहीं होगा, फिर वो ईरान को खत्म करने के लिए होगा। और मैं समझता हूं कि उस तरफ हम न पहुंचे, बल्कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है और फिर मार्शल आसिम मुनीर साहब का रोल है, इंशाल्लाह उस वक्त तक अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हमारी कोशिश होगी इन दो शख्सियात की कि वो किसी भी शक्ल में डिप्लोमेटिक तरीके से इस जंग को जी, रिजॉल्व करें। अमेरिका का अगर हम किरदार देखें माजी के अंदर, जिन जिन मुल्कों के अंदर अमेरिका गया, अमेरिका ने वहाँ पे तबाही की है, उन मुल्कों को तबाह कर दिया है, तमाम लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर। सर बैरामन साहब, आपने तो कहा कि 90% में इख्तलाफ करता हो, आपने 1% भी इख्तलाफ नहीं किया हमारे तजज़िये से। आपने एग्जैक्टली वही नहीं, बात मैं की है। मैं जो मैं जो तो मेरा मेरा जो पहले यार है, वो मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, तो मैं उनकी बात की। मैंने हम भी आपसे नहीं, हम भी आपसे आपके भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं, नहीं लेकिन हम भी वही बात कर रहे हैं कि बिल्कुल। पाकिस्तान बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, डॉक्टर एनरिच इरफान करने की साहब, कोशिश कर रहा जिस जी तरह जी। के कैपेबिलिटी की बात की गई कि अमेरिका कैपेबल ज़्यादा है, हो सकता है ज़्यादा होगा भी, लेकिन अमेरिका इस वक्त जितना असला इस्तेमाल कर चुका है इस जंग के अंदर, और वो ख़ुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मशरक़ वस्ता के अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा हमले सिर्फ इस वक्त किए हैं, और उनके पास इंटरसेप्टर्स की कमी आ रही है, ड्रोन्स की भी कमी आ रही है, जिसकी दो वाज़ेह मिसालें हैं कि बरतानिया अपने ड्रोन और इंटरसेप्टर्स लेके वो आगे आने के लिए तैयार खड़ा है। दूसरा, नेतन्याहू की जानिब से यूक्रेन के वज़ीर आज़म को फ़ोन किया गया क्योंकि उनके पास जो रशिया के ख़िलाफ़ टेक्नोलॉजी थी उसके लिए। आप क्या समझते हैं कि ये जो उनके पास कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा हैवी रहेगी, या ईरान जिस जज्बे से लड़ रहा है वो ज़्यादा हावी रहेगा इस जंग के अंदर? देखिए जी, किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि ये फकत अजमत व किरदार के ढब होते हैं, फैसले जंग के तलवार से कब होते हैं, झूठ तादाद में या ताकत में कितना ही ज्यादा हो नसीर, अहले हक हों तो 72 भी गजब होते हैं। देखिए, ईरान जिस फिलॉसफी के ऊपर ये जंग लड़ रहा है ना, वो फिलॉसफी उन्होंने करबलाए मुअल्ला की अजीम जो वाकया जुल्म का हुआ था वहां से एक्सट्रैक्ट की हुई है। अभी तकी साहब बात कर रहे थे, इस वक्त तक जो जंग अमेरिका जीत सकता है या ईरान जीत सकता है, देखें जिन अहदाफ को लेके अमेरिका मशरक़ वस्ता में आया था, वो अहदाफ क्या थे? नंबर 1, न्यूक्लियर एसेट्स का खात्मा। वो न्यूक्लियर एसेट्स क्या उनको मिले? नहीं मिले। स्टेट ऑफ हरमुज के ऊपर मैं कब्जा कर लूंगा, क्या वो काबिज हो चुका? नहीं हुआ। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मैं रिमूव कर दूंगा। लेबनान जो है वहां पे हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, हौती बागी जो है वो भी अटैक कर रहे हैं, इराक के अंदर भी मलेशिया जो है वो बहुत एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम वहां पे जाके रजीम को चेंज कर लेंगे, क्या रजीम चेंज हो चुका? नहीं हुआ। तो इस वक्त क्या ईरान दुनिया को जंग रोकने के लिए बुला रहा है, रशिया को कॉल कर रहा है, चीन को कॉल कर रहा है कि देखिए जी हमें बचाएं, अमेरिका से आके बचाएं? या अमेरिका जो है वो कभी स्पेन को क्रिटिसाइज कर रहा है, कभी यूके के केयर स्टॉर्मर को ये कह रहा है कि देखें हमारे और आपके ताल्लुकात आप पहले जैसे नहीं रहेंगे जैसे आपने पहले, क्योंकि आपने मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दिया। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल कैपेबल फोर्स है, और दूसरी तरफ एक ईरान जो फोर्स जिसने 40 साल तक जिस जंग को लड़ने की तैयारी की है, वो सिमेट्रिक वॉरफेयर की तैयारी नहीं की है। देखिए, ईरान ने 40 साल तक एसिमेट्रिक कार्रवाइयां 2003 के बाद जब इराक के ऊपर अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, तो उस वक्त वहां पे तमाम उन मिलिशियाओं को सपोर्ट किया था ईरान ने जो अल्टीमेटली अमेरिका के खिलाफ थे, और आईसिस को भी जो शिकस्त देने के अंदर बहुत बड़ा जो किरदार था वो ईरान का था। अच्छा, अब आप आगे बढ़ते हैं, सीरिया के अंदर असाद की गवर्नमेंट थी, वहां पे भी एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो थी उसी की टेक्निक को इस्तेमाल किया। देखें, ट्रंप इस जंग में आया था शॉर्ट टर्म जंग लड़ने के लिए, लेकिन ईरान इस जंग में जो स्ट्रेटेजीज को अप्लाई कर रहा है एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, वो एक तवील जंग की स्ट्रेटेजीज हैं। शुरू में आपने धड़ाधड़ मिसाइल दागे, आपने उनके जो इंटरसेप्ट करने वाला जो निजाम था उस निजाम की वीकनेसेस को आपने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद फिर आप अब अपना जो नेक्स्ट जो राउंड है मिसाइल का और जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं वो आप उसके ऊपर फेंक रहे हैं। इस वक्त ईरान ने CNN को रिपोर्टर को इजाजत दी हुई है कि वो ईरान के अंदर
आके कवरेज कर सके कि बिल्कुल। वहां कितना खौफ है, लोग सड़कों पे हैं, दुकानों पे हैं, वहां पे लोग रमजान के रोजे भी रख रहे हैं, जो खरीदो फरोख्त भी हो रही है। लेकिन क्या इजराइल के किसी टीवी चैनल को, CNN को या अल जजीरा को इजाजत देगा कि वो वहां पे आके कवरेज कर सके जो नुकसान इजराइल का हो चुका है? तो इजराइल के 6 जो दिन हो चुके हैं और नेतन्याहू जो है उसका आपको कहीं पे सिरा नहीं मिल रहा। तो वजीर दिफा जो है वो आके उनकी जो मीटिंग है वो अटेंड कर रहा है। उन्होंने तो अल जजीरा को बैन कर रखा है इजराइल के बैन कर अंदर। रखा है। जो तकी साहब बात कर रहे थे ना, देखे यही अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर जीतने की गरज से आया था। अगर तो उसका हदफ यह है कि मैंने इंसानी लाशों के मलबा बनाना है तो वो जीत जाएगा। अगर उसका यह हदफ है कि मैंने पूरे ईरान को कोलैप्स करना है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर मैंने एटम बॉम्ब फेंके थे और तबाह बर्बाद करके मेरी फतह हो जाएगी, तो ठीक है, अमेरिका जीत जाएगा। लेकिन अगर वो उस हदफ को लेकर के मैं रजीम चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे आके इनके न्यूक्लियर एसेट्स को खत्म करूंगा, मैं स्टेट ऑफ हरमूज के ऊपर काबिज हो जाऊंगा, अगर ये किसी भी हदफ के ऊपर वो अपना पूरा कर लेता है तो मैं तकी साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। लेकिन ईरान देखें, जब तक इस वक्त जो इंटरनेशनल फोरम पे गुज़िश्ता 2 अशरों के दौरान इंटरनेशनल फोर्सेस को ये जो शाह मिली हुई है ना कि वो जो भी दिल करे किसी भी कमजोर मुल्क के ऊपर वो इंटरनेशनल लॉज को पसपूछ डालते हुए अटैक कर दें, किसी एक को खड़ा होना था। अफगानिस्तान पे हमला हुआ, इराक के ऊपर हमला हुआ, लीबिया के ऊपर हमला हुआ, वेनेजुएला की गवर्नमेंट को चेंज किया गया। अगर ये सिलसिला जारी रहता तो दुनिया में कौन था जो उसके खिलाफ खड़ा होता? तो उसके खिलाफ वही खड़े हुए हैं जिनकी जो फिलॉसफी है वो करबला से जिन्होंने एक्सट्रैक्ट की हुई है, और वो डटे हुए हैं। और करबला की फिलॉसफी है क्या? अटैक करना फिलॉसफी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर दूसरे साहब। का नुकसान करना नहीं है, अब्जॉर्ब करना, सब्र करना और अगले दुश्मन को थका देना। अगर तो उसका हदफ ये है कि मैं ईरान को तबाह करूंगा तो वो कर सकता है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मैं यहां पे आके रजीम चेंज करूंगा, तो ईरान तो कह रहा है वेलकम, अपने बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आए, हम आपको बता देते हैं फिर। जी डॉक्टर साहब, मैं तंगी साहब आपकी तरफ आता हूं ब्रेक के बाद, क्योंकि आप इशारा कर रहे थे। मैं इससे पहले मिर्ज़ा हमजा साहब हैं हमारे साथ। मिर्ज़ा साहब, ये अमेरिका बार बार अपना नैरेटिव चेंज करता रहा। कभी कहते थे मिसाइल वहाँ पे जो एटमी टेक्नोलॉजी उसको ख़त्म करना है, फिर मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करना है, फिर रजीम चेंज करना है, फिर और भी कई उन्होंने इस तरह के बहाने। अब एंड पे आके बात तेल पे आ गई है। फिर इवन के ट्रंप ने दरमियान में ये भी कह दिया कि ये एक मजहबी जंग है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का असल मकसद क्या है इस जंग में से, और ये जंग असल में है क्या? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जंग जो है ये तो इजराइल की जंग जो है, अमेरिकन पब्लिक को भी अब यही लग रहा है कि ये इजराइल की ही जंग है। और इसको काफी, आप जिस तरह आपने कहा कि रिलीजियस लाइंस के ऊपर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो अभी पिछले दिनों पीट हेगसेथ था, उनके डिफेंस सेक्रेटरी, उसने बयान दिया था कि ये सेकंड कमिंग ऑफ द जीसस की जो है ये जंग है। बट शायद वो ये नहीं उनको बता रहा कि सेकंड कमिंग जीसस की तो होगी, लेकिन पहले दज्जाल आएगा। तो खैर ये तो खैर एक रिलीजियस बात है। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो ऑब्जेक्टिव्स ट्रंप ने कभी क्लियरली बताए नहीं, जितने यू टर्न्स उसने लिए हैं, और वो रोज एक बयान डिफरेंट दे रहा है। इस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पहले कहता रहा जी कि हमारी मिलिट्री जो है वो आके एस्कॉर्ट करेगी, फिर उनके जो है जो आर्मी का उनका स्पोक्स पर्सन था वो उसने डिलीट कर दी अपनी ट्वीट, ये बात वापस ले ली। और अब वो दुनिया वो कह रहा है, ये जो वर्ल्ड पावर्स हैं, चाइना है, जिनका स्टेक है ऑयल जो रिसीव कर रहे हैं हॉर्मूज से, कि वो एस्कॉर्ट करें उन टैंकर्स को। तो क्लियरली यूएस जो है वो ओवर स्ट्रेच हुआ है अपनी कैपेबिलिटीज के अंदर। और हम देख रहे हैं कि सो कॉल्ड इजराइल भी अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, मिडिल ईस्ट की हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और अमेरिका तो खैर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और फ्री वर्ल्ड अपने आप को कहता है। दोनों मुल्क इस टाइम पर रिकॉर्ड सेंसरशिप कर रहे हैं। कल रात को मैं ये पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर कि उन्होंने बयान दिया कि हम लाइसेंस रिन्यू नहीं होने देंगे उस मीडिया पब्लिकेशन का या चैनल का यूएस में जो वॉर के अगेंस्ट पब्लिक को उकसाएगा। क्योंकि अमेरिकन पोल्स आए हैं अभी, उसके अंदर कोई 55% से ज्यादा अमेरिकन जो हैं वो खिलाफ हैं इस वॉर के। तो पब्लिक के आप अगेंस्ट जा रहे हैं, आप इसको डिक्टेटरशिप की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इलेक्शंस आपके सर पे खड़े। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी बहुत परेशान हालत में। बट हैविंग सेड दैट, मैं सैटेलाइट को भी सब्सक्राइब हूं, फ्री सैटेलाइट्स हैं काफी मेरे पास, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ बेसिस पे क्या जो है अटैक्स हो रहे हैं इनकी। जब जो कतार में बेस है, फिर इनकी बगदाद में जो कल अटैक हुआ है जिसमें इवैक्यूएशन का इन्होंने कहा कि आप इवैक्यूएट कर दें यूएस पर्सनल को। तो अगर आप देखें पहले वो इन्होंने अलाउ किया हुआ था, कोई भी दुनिया के अंदर उन सैटेलाइट पेजेस के ऊपर जाकर फ्री अकाउंट बना सकता है
पे भी कर सकता है उनको। बट अब अगर आप पेड अकाउंट भी है, आप सैटेलाइट के थ्रू बेसिस की इमेज एक्सेस नहीं कर सकते। और इसराइल की जो वीडियोस आप अभी बता रहा था कोई यहाँ पर कि इसराइल में कितना, ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि कितना ज्यादा वहां पर डिस्ट्रक्शन हुई है, वो वीडियो भी जॉर्डन से लोगों ने बनाई है। बिकॉज इसराइल में इस लेवल की सेंसरशिप चल रही है इस टाइम पर कि वो अलाउ ही नहीं कर रहे। और ईरान ऑन द कॉन्ट्ररी, अली लरजानी जो उनके सिक्योरिटी हेड हैं, वो अभी वॉक कर रहे थे और ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने वेरीफाई किया कि ये एआई नहीं है। और नेतन्याहू जो है वो अपनी एआई वीडियोस जो है चढ़ा रहे इस हैं। जंग के दौरान सिर्फ ईरान है जहां पर मीडिया कवरेज कर पा रहा है। इसमें ना तो इजराइल के अंदर कवरेज की इजाज़त दी जा रही है, ना खलीजी ममालिक के अंदर। हत्ता कि खलीजी ममालिक के अंदर, बहरीन के अंदर और यूएई के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया, उनको उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया। इस किस्म की वहाँ पर सूरत हाल है। अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस जंग के हवाले से और इस जंग के जो असरात मुरतब हो रहे हैं दुनिया के ऊपर, उसके हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा।